मुअज़्ज़ज़ अदबी दोस्तों, आदाब व तस्लीमात। टीवी फॉर यू चैनल की इब्तिदा जब की गई तो उस वक्त एक मकालमाती अफ़साना जो कि अरसा दराज से भटक रहा था, हर दरवाजे पे दस्तक दे रहा था, नौशीन मलिक ने कबूल फरमाया। तो उन्हीं की आवाज़ में हमने टीवी की इब्तिदा की और आज उनके पास जब ऑटोग्राफ प्लीज़ अफ़साना दिया गया तो उन्होंने एक बेहतरीन तरीके से उसकी रिकॉर्डिंग की। तो आइए उन्हीं की आवाज़ में ये अफ़साना आपको सुनवाते हैं। अफसाना ऑटोग्राफ प्लीज। अफसाना निगार चौधरी मोहम्मद बशीर शाद। और मैं हूँ आपकी आरजे नौशीन मलिक। दरवाजा खोलो सूफिया, कब से घंटी बजा रही हूँ। आ रही हूँ, क्यों शोर मचा रखा है। अंदर आ जाओ, हर वक्त की जल्दी। बात जल्दी की नहीं, अभी जूली को भी साथ लेना है। वो पहली बार हमारे साथ जा रही है। उसे मैंने फोन पे बता दिया है कहाँ जाना है और किस वक्त तक वहाँ पहुँचना होगा। तुम तो अभी तैयार भी नहीं हुई यार, बहुत ही लापरवाह हो तुम। मैं तुम्हारी तरह नहीं घंटों आईने के सामने साइड में वक्त जाया करूं। देखना 5-10 मिनट में तैयार होके तुम्हारे आगे आगे। हाँ, लीडरी का शौक जो हुआ, आगे आगे तो चलोगी। चलो बातें कम करो और जल्दी से तैयारी पकड़ो। नादिया। हाँ कहो। प्रोग्राम की टिकटों का बंदोबस्त हो गया? हाँ हो चुका, लेकिन बड़ी मुश्किल से मिली है। पिछली सीटों की जरूरत मुझे थी ही नहीं। हाँ जी, पिछली सीटों पर से तो स्टेज नजर ही नहीं आती और आप हैं मिस नादिया दी ग्रेट। अरे हम कहाँ ग्रेट, ग्रेट तो वो है जिसे देखने हम सब जा रहे हैं। देखो सुफिया, तुम मुझे बातों में ना लगा के देर कर दोगी। यार तुम भी बड़ी अजीब हो। जब तीनों फर्स्ट क्लास की टिकटें ओके हैं और सीटों पर नंबर भी तहरीर हैं, फिर कैसा खौफ। कोई दूसरा हमारी सीटों पर विराजमान नहीं होगा। बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन वक्त से कदरे पहले जाने में क्या कबाहत है। हाय रे जल्दी, न जाने क्या जादू कर दिया। आगे मत बोलना, तुम्हें सिवाय कोसने की और आता ही क्या है। आखिर सियासत की तालबा होना। हाँ, और तुम जो ठहरी सकाफत की चहीती। बस उठ जाओ, पकड़ो अपना चरमी बैग और बाहर निकलो बीबी लीडर। यार मेरी कलाई तो छोड़ो, चल तो रही हूँ। टैक्सी तलाश करने में भी वक्त लगेगा। लो और सुन लो, 300 यूरोस की 3 टिकटें और उस पर मजीद टैक्सी का खर्चा, बस या ट्रेन। बस बीबी कम खर्च, वो आ रही है टैक्सी, उसे हाथ दो ना यार। सूफिया ने हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए टैक्सी रुकवाई और टैक्सी के पहियों ने स्टेडियम की राह नापनी शुरू कर दी। सफर जारी रहा और कुछ मुसाफत तय करके टैक्सी ड्राइवर ने बाएं जानिब मुड़ते ही पूछा कि स्टेडियम के किस दरवाजे की जानिब जाना है। मेन गेट पर उतार दीजिएगा। यहाँ आज क्या हो रहा है? एक सकाफती प्रोग्राम है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक की फनकाराएं और फनकार रक्स और मौसीकी के जौहर दिखाएंगे। खासकर एशियाई माहौल इस प्रोग्राम की जान है। ये लें जी, आप देखिए प्रोग्राम और हम चले अपनी रोजी कमाने। नादिया की नजरें जोली को तलाश कर रही थीं। उसकी इस्तरारी हालत ने कानों की लोहें तक सुख कर दी। वो सूफिया पर बरस पड़ी। देखा, उसे साथ ले आते तो अभी परेशानी का सामना ना करना पड़ता। उफ, दम तो ले यार, आती ही होगी, अभी प्रोग्राम में काफी वक्त है। वैसे एक बात तो बता। हाँ पूछो। अब क्या पूछना, मुड़ के पीछे तो देखो कौन आ रहा है। ओह जूली, फैंटास्टिक।
वेल एंड टाइम। देखा जूली, थोड़ी देर पहले मेरी ना शामत आई हुई थी। मेरी अच्छी खासी क्लास ले ली है मिस सकाफत ने। चलो छोड़ो गिले शिकवे। हाँ जूली, अंदर चलें। गेट पर टिकटें ओके करवा के नादिया स्टेज के बिल्कुल सामने वाली सीटों पर दाएं बाएं सूफिया और जूली को लिए बहुत खुश नजर आ रही थी। अब तो चेहरे की रंगत भी बदल गई है नादिया की। जूली, सच सच बताना। हाँ, वो तो इसके हशाश बशाश चेहरे की पूरी रौनक रानाइयों से निखरती बिखरती कौसो कज़ा की शौं से वाज़ह हो ही रहा है। लेकिन ये मौसूफ हैं कौन जिनके गिरफ्त में लाउबाली तबीयत की शहजादी नादिया जकड़ी हुई है? मैंने देखा है उसे। जूली, तुम भी आज देख लेना। इतना हैंडसम तो नहीं जितना नादिया। अरे क्या कहा सूफिया की बच्ची, जरा फिर से दोहराना। बैल मुझे मार, गलती हो गई बाबा। इतने में स्टेज सजाने वालों ने हर तरफ हेलो हेलो टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 के राग लापना शुरू कर दिए। स्टूडियो की छत और इतराफ को खूब सजाया गया था। ताजरों के इश्तिहारात भी हर जानिब अपनी अशिया की धूम मचाए हुए थे। हल्की हल्की मौसीकी भी हाल के माहौल को दिलकश बना रही थी। प्रोग्राम को देखने वाले जोक दर जोक आते जा रहे थे। हाल भरते देर न लगी। हर तरफ चाहने वाले मौजूद थे। एक अरसे बाद एक बेहतरीन सकाफती प्रोग्राम अवाम नास को मैसर आ रहा था, जिसकी कंपेयरिंग एक ऐसे शख्स के हवाले की गई जो सकाफती प्रोग्रामों को बामे अरूज तक ले जाने में यकता था। अपने इस फन में वो सबसे मुनफरिद था। प्रोग्रामों की तरतीब में अवाम के दिलचस्पी के अंसर को मुकद्दम रखते हुए वो फनकारों के साथ उनके माहौल में खुद को भी ढालकर अवाम की खुशियों की नशनुमा इस तरह करता कि तमाम तालियों की गूंज में फनकारों की पजीराई दिल खोल के करती नजर आते। नादिया बड़ी बेचैनी से पहलू बदल बदल के सब्र आजमा घड़ी को शुमार कर रही थी। जूली ने नादिया की हालत देखकर इंतजामिया के एक नौजवान से पूछा भी कि प्रोग्राम कब शुरू होगा। हाँ जूली, क्या बताया उसने? 15-20 मिनट की बात कर रहा था। चलो इंतजार कर लेते हैं। हाँ सूफिया, इंतजार तो करना ही पड़ेगा। लंदन से इस प्रोग्राम को देखने के लिए तो आई हूँ। वैसे नादिया की बड़ी हिम्मत है, इतने सालों से एक ही मदार के गिर्द घूम रही है। जूली ने सूफिया की जानिब एक आंख बंद करके फिक्रा चुस्त किया। इस मदार का जल्द ही तुम्हें भी पता चल जाएगा मिस जूली। जरा हैंडसम को आने तो दो स्टेज पर। उसके अंदाज का जादू तुम्हारे सर पर चढ़ के बोलेगा। सूफिया, जूली पहली बार आई है ना हमारे साथ। प्रोग्राम चलने तो दो, ये खुद ही तस्लीम करेगी कि नादिया की पसंद क्या है। वो वक्त आन पहुंचा जिसका इंतजार किया जा रहा था। तालियों की गूंज में नपे तुले कदम उठाए स्टेज की जाने बढ़ने वाला सबका जाना पहचाना चेहरा था, जो आज के इस अजीम शान प्रोग्राम की कंपेयरिंग पर मामूर किया गया था। उसने माइक संभालते ही आदाब व तस्लीमात, ताज़ीम व तकरीमात से इब्तिदा की और प्रोग्राम में शामिल तमाम फनकारों का हल्का सा खाका पेश करके आवाम से दाद वसूल की। वो जो जो बोलता जा रहा था, हर पर्दे समात में मीठेरा बोल रहा था। उसकी आवाज में जादू था। उर्दू बोलते हुए वो इसी जबान को मद्देनजर रखता था। वो हर जबान की लज़्ज़तों को उसके अल्फाज से संवारने का हुनर खूब जानता था। जगमग रोशनियों में उसके चेहरे की मुस्कुराहट हर सू मुसर्रतों का पैगाम देती प्रोग्राम को चार चांद लगा रही थी। उसकी तरतीब इस कदर शानदार नताइज मुहैया कर रही थी कि किसी को बोरियत जैसा एहसास ही नहीं हो रहा था। हर फनकार की कारकर्दगी को सहराते हुए उसे स्टेज पर बुलाता और फिर तालियों की गूंज में उसे रुखसत भी करता। कभी कभी शरारती अंदाज अपनाए रकासाओं के साथ खुद भी मुहारिक हो जाता, जो कि नादिया को ऐसे महसूस होता कि वो रक्स कर रही है। वो फरते जज्बात में इसका भरपूर साथ दे रहा था। नए फनकारों को मंजर आम पर लाने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा देता था।
इसी प्रोग्राम में एक नई लड़की के बारे में उसने इसकी फनकाराना सलाहियतों को सराहते हुए हाल में मौजूद सबसे दरख्वास्त की कि उसका पुरजोश इस्तकबाल किया जाए। नादिया बार बार पहलू बदल बदल के आने वाली फनकारा का शिद्दत से इंतजार कर रही थी, जिसे आला पैमाने पर सराहते हुए उसने खुशामदीद कहने की इस्तदा की थी। क्या बात है नादिया, तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे पहली बार इसके प्रोग्राम में शिरकत कर रही हो। जूली, तुम पहली बार इसके प्रोग्राम में शमूलियत कर रही हो। इधर देखो, वो किस तरह मुअद्दब हो कि उसका हाथ अपने हाथ में लेकर स्टेज पर ला रहा है। किस कदर खुशी का इजहार करते हुए उसके हाथ को चूमा है, जैसे किसी खूबसूरत शहजादी की आवभगत में महब खुद को भूल बैठा हो। हाँ नादिया, तुम सच कह रही हो। इससे पहले मैं कई प्रोग्रामों में तुम्हारे साथ आई हूँ, लेकिन इस कदर चाहत नहीं देखी। सूफिया ने तस्दीक करते हुए स्टेज पर नहीं आने वाली फनकारा के खदोखाल पर नजर डाली। जूली भी बराबर सब कुछ देखे जा रही थी। ये एक नया गाना था, कदरे तेज, शायरी काफी मंजी हुई और मौसीकी पर बेहतरीन साजिंदे बहुत प्यारी धुन बजा रहे थे। इसके साथ ही नई फनकारा ने बड़ी सुरीली आवाज में शुरुआत की और साथ साथ रक्स भी रंग बिखेरता गया। मजे की बात यह भी थी कि कंपेयर ने इस दो गाने में ना सिर्फ अपनी आवाज का जादू जगाया, बल्कि रक्स में भी नई फनकारा को बाजुओं में थामे अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। देखा जूली, इसे कहते हैं फनकार, जो हर नए आने वाले की हिम्मत अफजाई करते हुए उसे मुतारिफ करवाता है। इतने में वो दोनों गाते मुस्कुराते स्टेज के नीचे पहली कतार में बैठने वालों के सामने वाली जगह पे आके अवामी शाहकार बन गए। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। हर कोई चाह रहा था कि वो उनके करीब तरह के गाएं ताकि नजदीक से उनका दीदार भी हो सके। कुछ मंजिले चाहत की महराज तक उनके पास आने में कोशिश हुए, लेकिन वहां पे मौजूद सिक्योरिटी ने उन्हें एक कदम आगे न बढ़ाने दिया। जब वो दोनों नादिया के करीब से गुजरे तो नादिया ने खड़े होकर तालियां बजाकर दाद दी और सूफिया तस्वीर बनाती रही। स्टेज पे उनकी वापसी इस कदर दिलकश थी कि हर तरफ से आवाजें आने लगी, दोबारा सुनाइए प्लीज, दोबारा। प्रोग्राम को उसे आगे बढ़ाना था। नई फनकारा का हाथ पकड़कर उसने ऊपर उठाया और आवाम से वादा किया कि प्रोग्राम को चलने दें, वक्त मिला तो जरूर आप सबकी ख्वाहिश को पूरा किया जाएगा। एक बार फिर तालियों की गूंज में उसने आवाम से बहुत प्यारे अंदाज में गाने वाले का नाम मुतारिफ करवाते हुए इतना जरूर कहा कि आप आने वाले से दो गाने सुनिएगा, फिर एक मंजी हुई आप सबकी जानी पहचानी रकासा आपकी उमंगों के मुताबिक अपने फन का मुजाहिरा करेगी। आप सबका यहाँ आना हमारे लिए काबिल सताइश है। तो आइए खुशहानी और इंतहाई अच्छे पहराए में अपनी आवाज का जादू जगाने वाले आपके सामने आ रहे हैं, इस्तकबाल कीजिएगा। हाल से तालियों की गूंज इस्तकबाल कर रही थी और इसी गूंज में वो नई फनकारा का हाथ पकड़े स्टेज से उतर रहा था। सूफिया, जूली, उठो, आ जाओ मेरे साथ। अरे नादिया, कहाँ जा रही हो? खामोशी से मेरे पीछे पीछे आती जाओ। नादिया आगे आगे और दोनों सहेलियां पीछे पीछे। जिस तरफ वो जोड़ी जा रही थी, इन तीनों ने उनका ताकुब शुरू कर दिया। नई फनकारा मेकअप और रिहर्सल रूम में चली गई और कंपेयर में मौसूफ बैतुल खला की जानिब बढ़े। रुक जाओ यहीं पर। नादिया सूफिया और जूली से हम कलाम हुई। लेकिन हमें इधर क्यों लेके आई हो? सूफिया बराबर नादिया का मुंह देखे जा रही थी। इसलिए ताकि आज ऑटोग्राफ इधर ही ले लें। प्रोग्राम खत्म होते ही कोई हमें मौका नहीं देगा। कितनी बार ऐसा हो चुका है। लेकिन यहाँ ऑटोग्राफ लेना, अरे पगली जूली, इससे बढ़ के और कोई वक्त हमें नहीं मिल सकेगा। हाँ जूली, नादिया ठीक कह रही है। इसकी अरसा दराज की ख्वाहिश आज पूरी हो लेने दो। सूफिया को नादिया पर वालेहाना प्यार आ गया। सूफिया, जूली, तुम दोनों अपने अपने सेल फोन से ऑटोग्राफ की तस्वीर धड़ाधड़ बना लेना। सूफिया और जूली ने यक ज़बान होकर नादिया को तसल्ली दी। इतने में मर्दाना बैतुल खला की जानिब दो नौजवान और भी खड़े हो गए, जिनकी शक्ल शुबात और ढील ढाल से एशियाई रंग टपक रहा था।
नादिया, कहीं ये दोनों नौजवान भी ऑटोग्राफ लेने के लिए? सूफिया, छोड़ो इनको, तुम इधर ध्यान दो। जो ही वो बाहर आए तो ऑटोग्राफ प्लीज की आवाज लगा देना। हाँ लो, कर लो बात। ऑटोग्राफ तुम्हें चाहिए और आवाज मैं लगाऊं? सूफिया के इस जवाब और भोली शक्ल पर जूली की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जूली, तुम्हें किस बात पे हंसी आ रही है? नादिया का लहजा वसीला था। नादिया, जरा दूसरे जवान की कमीज पर एक नजर डाल, तुम्हारी हंसी भी रुकने का नाम नहीं लेगी। सूफिया और नादिया की नजरें उस जवान की कमीज का जायजा लेने लगी जिस पर दिल ही दिल बने हुए थे। इतने में हाथ साफ करते हुए कंपेयर बाहर निकले ही थे कि पहले नौजवान ने 50 यूरोस का कड़कता हुआ बैंक करेंसी नोट सामने करते हुए ऑटोग्राफ प्लीज कह के कलम भी थमा दिया। करेंसी पर ऑटोग्राफ, ये क्या मामला है? ये तो सरासर इस मुल्क के कानून के खिलाफ है। भैया, आप किसी कागज पे मेरे ऑटोग्राफ ले लें। मैंने अपनी मेहनत से ये दौलत कमाई है, मुझे इसी पर ऑटोग्राफ। रुकिए साहिब, ये इस मुल्क की मलकियत है। जी नहीं, ये करेंसी नोट मेरे पास है और मैं इसे संभाल के रखूंगा। अशद जरूरत पड़ने पर भी इसे इस्तेमाल नहीं करूंगा। वक्त मेरे पास थोड़ा है, मैं अभी प्रोग्राम कर रहा हूँ। लाइए जनाब। जल्दी जल्दी करेंसी नोट पर ऑटोग्राफ देकर आगे बढ़ने ही वाला था कि दिल की कमीज पहनने वाला ऑटोग्राफ प्लीज कह बैठा। जल्दी कीजिए, मैं प्रोग्राम पे हूँ। किस पे लेने हैं ऑटोग्राफ? जी, मेरे दिल पे। इतना कहना ही था कि तीनों लड़कियों की हंसी निकल गई। अजीब बात है, दिल पे? हाँ जी, इस कमीज पर नजर दौड़ाइए एंड दिल के ऊपर कमीज पर जो बड़ा दिल बना हुआ है उस पर ऑटोग्राफ दे दें। बेहतर जनाब, लेकिन एक जगह रुक तो जाइए। अगर आप इसी तरह हल्के हल्के अपना जिस्म हिलाते रहे तो बहुत मुमकिन है कलम की नोक आपके जिस्म में कहीं चुभन ना पैदा कर दे। इसी चुभन को मिटाने के लिए तो ऑटोग्राफ लेना जरूरी है। हाँ, समझ गया हूँ। ये लीजिए, अब इस दिल को संभाल के रखिएगा। 2 कदम भी ना चल पाया था कि नुस्वानी आवाज उभरी, ऑटोग्राफ प्लीज। और इसके साथ ही एक जवान साला दोशीजा का हाथ आगे बढ़ा। आप दोनों को भी अगर ऑटोग्राफ लेने हैं तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद ले लीजिएगा। सूफिया और जूली ने एक जबान होकर इस बात की नफी कर दी। जी, आप हाथ पे ऑटोग्राफ क्यों ले रही हैं? जी, मेरी ये दरीना ख्वाहिश है, अगर पूरी हो जाए तो। चलिए दें अपना कलम। कलम भी आप अपना इस्तेमाल कीजिए। मेरे पास तो इस वक्त बॉल पॉइंट है और उसकी नोक तो आपके हाथों में बहुत चुभन पैदा करेगी। बहुत मुमकिन है इतना नर्म नाजुक हाथ जख्मी हो जाए और मैं अपने हाथों ये जुल्म नहीं कर सकता। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ऑटोग्राफ प्लीज। बड़ी अजीब सी बात है, आपके हाथ पर मेरे दिए गए ऑटोग्राफ ज्यादा देर कायम नहीं रह सकेंगे। पसीना आया या अपने हाथ को साफ किया तो खत्म। अरे आप इसकी फिक्र ना कीजिए, इसकी हिफाजत करने का कुलिया है हमारे पास। ऑटोग्राफ प्लीज। बॉल पॉइंट की नोक ने अगरचा अपने हरूफ नुमाया खुदरे तरीके से किए, लेकिन क्या मजाल जो हाथ ने हरकत की हो। उसी वक्त सेल फोन चले और ठकाठक तस्वीर बन गई। ये देखिए जनाब, आपके लिए ऑटोग्राफ हमने महफूज कर लिए। बेहद शुक्रिया। आपको स्टेज की फिक्र थी, लेकिन अभी 2-3 मिनट्स बाकी हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और आप मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कह के वो स्टेज की जानिब चलने ही वाला था कि नादिया ने उस बॉल पॉइंट की फरमाइश भी कर दी। ये बॉल पॉइंट आप लेके क्या करेंगी? और वैसे भी जिस कलम से मैं एक बार लिखना शुरू कर दूं उसे खत्म होने पर अपने पुराने संदूक में रख देता हूँ। ये कलम तो नहीं था, बॉल पॉइंट था जिसकी चुभन हमने महसूस की है और ये हमारे पास ही रहेगा। फनकाराना मुस्कुराहट देते हुए उसने बॉल पॉइंट नरम और नाजुक हाथ में थमाते हुए स्टेज की राह ली और नादिया का खिला खिला सा चेहरा सुर्ख सफेदी का मरक्का बन गया।
उसे जैसे लामतनाही मुसरत शादमानियाँ मुयस्सर आ गईं। समंदर में तूफानी लहरों में जमूद आ गया था। वो बार बार ऑटोग्राफ और बॉल पॉइंट को देख रही थी। गुलाबी होंठों पे हल्की हल्की जुम्बिश होने लगी। इससे दिल की पोशीदा बात न छुपाई जा सकी। फटते जज्बात से ऑटोग्राफ को चुनते हुए बॉल पॉइंट को भी लबों से मस कर लिया। आलम मदहोशी का ये आलम के नज़दीक थोड़ी सखियों का भी ख्याल न रहा। सूफिया ने जूली को आंखों ही आंखों में चलने का इशारा किया ही था तो नादिया को एहसास हुआ कि वो क्या कर रही है। खसियाने सी हंसी और चेहरे पर ज़ब्तारी करके वो हाल की जानिब कदम उठा तो रही थी, लेकिन उन लम्हात को किसी सूरत फरामोश नहीं कर सकती थी जो उसकी मुद्दतों की तमन्ना थी। हाल में फिर से हलचल मच गई। गायक अपने 2 गाने आवाम को सुनाकर ढेरों दाद वसूल कर चुका था। उसको अच्छे पैराए में अलविदा कहते हुए आज का रक्स आइटम आवाम की फरमाइश थी। रकासा का नाम लेते ही हजूम पर जैसे जादू सतारी हो गया। वो रकासा का नाम ले लेके नारेबाजी करते रहे। एशियाई प्रोग्राम के बाद दूसरे ममालिक के फनकारों का प्रोग्राम भी इसी हाल में होना था, इसलिए वहाँ की इंतजामिया इस रक्स को आखिरी परफॉर्मेंस का ऐलान कर चुकी थी। रकासा बारीक कपड़े का लिबादा जेरतन की एक घूंघट निकाले कंपेयर के हाथ का बज़ाहिर सहारा लेते हुए स्टेज पर जलवा अफरोज हुई। धीरे धीरे उसने अपना घूंघट हटाकर चेहरे की रोनुमाई इस तरह की कि पूरे का पूरा हाल उसकी सदाए दिलबराना पर मर मिटा। छन छन करती पायल और घुंघरू की खनक में उसके बदन की लचक को इस कदर दिलकश बना दिया कि दीवाने दियारे गैर में भी झूमने लगे। हर एक कदा पर फरीफ्ता होने वाले एक बार उमड़कर स्टेज के बिल्कुल करीब आ गए। नोटों की उड़ान शुरू हो गई। बड़ी मुश्किल से सिक्योरिटी वालों ने इस जमे गफीर पर कंट्रोल किया, बल्कि एक मनचले ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये हमारे फनकार हैं, हमें इनके नजदीक आने से क्यों रोका जा रहा है। उस वक्त कंपेयर की अकल काम कर गई तो उसने ऐलान कर दिया कि प्रोग्राम खत्म हो लेने दें। मुलाकात की ख्वाहिश जिसे भी है वो पूरी की जाएगी। रकासा अपने फन में बहुत कामयाब जा रही थी। आवाम के पुरजोश इसरार पर भी मजीद वक्त नहीं बढ़ाया जा सका, क्योंकि दूसरे फनकारों का भी वक्त मुअय्यन था। प्रोग्राम को इख्तितामिया करते हुए और सबका शुक्रिया सबके दिल से अदा किया गया। उनकी मजीद फरमाइशों को पूरा ना कर सकने का अफसोस तो हुआ, लेकिन दियारे गैर में अपनी सकाफत को जागर होते देखकर कंपेयर की आंखों से खुशी के आंसू उमड़ आए। सबको अलविदा सलाम पेश करते हुए इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया गया। घर वापस आके उसने कपड़े बदले और आज के एक कामयाब प्रोग्राम पर सुकून की सांस ली। इसी असना में उसका ख्याल ऑटोग्राफ लेने वाले एक चेहरे की तरफ गया, जिसमें बैंक रसी नोट पर ऑटोग्राफ का तरीका अजीब लगा, जो कि इसकी जिंदगी में पहला वाक़या था। मुमकिन है उस जवान ने पी रखी हो और इस दिल पे भी हंसी आने लगी। जो जवान कम और तीसरी जिन्स की कासी ज्यादा कर रहा था, लेकिन एक लड़की का हाथ पे ऑटोग्राफ लेना ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उसका भोला भाला सा मासूम चेहरा और हाथ पे बाल पॉइंट की चुंबन को बर्दाश्त करना बड़ी हिम्मत वाला लाजवाल मामला था। जो ही ऑटोग्राफ की लकीरें उसके मुलायम हाथ पे सख्त हो रही थीं, उसका चेहरा मौसम बहार की ताजगी जैसा तस्वर पेश कर रहा था। चंद लम्हे ऐसे भी आए कि मैं आज खुद सब कुछ भूलकर उसकी मुस्कान में जज्ब होने लगा था। गिरफ्तारी का ये आलम बाखुदा एक अनमोल तोहफा था। उसकी मुसरगा का प्यार भरी मद में झुकाओ उसके लबों पे आने वाले शुक्रिया की गमाजी कर रहा था। हिरनी सी चाल, सुराहीदार गर्दन और थोड़ी पे तिल का उबार दिलकशी का मौजब था। मुस्कान में दुनिया की तमाम मुसरत और शादमानियत सिमट आई थी। फूलों तक बिखरे घने तवील घटाओं जैसे रेशमी बाल उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। बात करने का सलीका धीमा धीमा सा मकनतीसी खिंचाव सी कशिश का हामिल था। हाथों की मखरूती उंगलियां इस कदर मुलायम कि इन्हें मस करने में जिंदगी की रमक का भरपूर तासुर मिलता था। किताबी चेहरे की साख
जिसमें एक अजब तरह की राहत का वजूद पनपता दिखाई देता था। कोई भी लम्हात को फरामोश नहीं कर सकता। उसका ऑटोग्राफ प्लीज कहने का अंदाज मेरी जिंदगी भर की समातों का एक मुनफरिद और इंतहाई शीरी दकीका है, जो दिलो दिमाग पर सदा हुक्मरानी करेगा। शब भर करवटें बदल बदल के देख लिया, किसी करवट चैन नहीं आ रहा था। जिंदगी सारी प्रोग्राम करते गुजरी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे बेचैनी का इस कदर सामना करना पड़े। उसकी नीम बाज आंखें, मुसरबा का बहुत खूबसूरत झुकाव, नरमी गुफ्तार, अदब व आदाब की देवी मेरे हवास पर शब भर राज करती रही। मैं बातें करता जा रहा था और वो बड़े ही निमाक से सुनते सुनते जैसे नींद की आगोश में सुकून की मुतलाशी हो गई हो। मुझे भी नींद की वादी में ले गई। नींद में भी सुहाने ख्वाबों में अपना तसल्लुत कायम किए रखा और सुबह 10 बजे के करीब आंख खुली। नाश्ता कर चुका तो सोचा जुम्मा की नमाज से पहले पहले घर के लिए मार्केटिंग कर लूं तो बेहतर होगा। इतने में घंटी बजी। कौन हो सकता है? मैंने बैरूनी दरवाजे को बटन दबा के खोल दिया और बालकनी से बाहर जो झांका तो पुलिस फोर्स के 60 टीवी चैनल्स भी नीचे मौजूद थे। अभी इन्हीं सोचों में मुस्तगरक था कि मेरे घर के दरवाजे पर भी घंटी के बटन पर दबाव कुछ करख्तगी का तासुर दे रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला तो 2 पुलिस कमांडोज ने हैंड्स अप का हुक्म दिया। इंतहाई पेशीमानी के आलम में मैंने हाथ ऊपर उठा लिए। इतने में 2 और पुलिस कमांडोज दरवाजे पर आ पहुंचे। सबने अपनी शनाख्त के कार्ड्स दिखाए और मुझे बताया गया कि आपके वारंट गिरफ्तारी ये हमारे पास हैं, लिहाजा आपके घर की तलाशी लेनी है। आप यहीं खड़े रहेंगे कि साथ ही 2 कमांडोज अंदर घुसे और टीवी चैनल्स के नुमाइंदे अपने अपने कैमरे मुहर्रिक किए रिकॉर्डिंग पे लग गए। तलाशी लेने वाले कमांडोज को घर से जुर्म के मुताबिक कोई मतलूबा अशिया ना मिली और मुझे हुक्म हुआ कि फ़ौरन अपने शनाख्ती कागजात हमरा लेकर उनके साथ चलूं। मैंने हुक्म की तामील की और सब मोहल्ले वाले मुझे आज अजीब नज़रों से देख रहे थे। कल तक जो शख्स मोहल्ले भर में एक इज्जतमंद शख्सियत था, वो आज यकलख्त सबकी नज़रों से कैसे गिर गया। मेरे सर को दबाए गाड़ी में बिठाकर अनजानी राहों पर पुलिस की गाड़ी खतरे का सायरन बजाते हुए ले जा रही थी और उस मकाम पर ले गई जहां किसी मुजरिम को मुकय्यद किया जाता है। मुझे एक कमरे में दूसरे कैदियों के साथ बंद कर दिया गया। मैं नाकर्दा गुनाह के इस सानिया पर बहुत दिलबर्दाश्ता सोचों में गुम था कि कमरे के चंद एक अशखास ने करीब आकर चहमगोइयां शुरू कर दी। काफी नोट कमा चुके हो, अच्छा किया घर वालों की जिंदगी तो बना ली। मैं उसका मुंह तकता रह गया कि दूसरा बोला, मुझे उम्मीद है कि तुमने रकम अपने नाम पे बैंक में नहीं रखी होगी। अब उसको मैं क्या जवाब देता? कोई माशूक भी है या अभी तक अकेले ही भटक रहे हो? इसकी अपनी ही अदा थी जिसे सुनना पड़ा। नारकोटिक्स का धंधा भी करते रहे हो या? उसके एक साथी ने टोकते हुए कहा। अबे उल्लू, अगर नशा व अशिया का धंधा करता पकड़ा जाता तो यहाँ की बजाय दूसरे ब्लॉक में होता। मैं इन दोनों की गुफ्तगू पर गौर कर रहा था कि मेरी ताज़ा तरीन खबर ब्रेकिंग न्यूज़ में मेरी नुमाया तस्वीर चल रही थी। पूरी दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। दोपहर से शाम तक का वक्त सोचों में और उलझता गया। रात का खाना आ चुका जनाब, आ जा हमारे पीछे पीछे कतार में। आ जाओ, खाना तो पड़ेगा ही। हफ्ता इतवार 2 दिन गुजार लो, मुमकिन है स्मार्ट में अदालत ले जाया जाए और फिर जितनी कैद सुनाई जाएगी वो हम सब इकट्ठे गुजार लेंगे। अब जुर्म किया है तो हिम्मत से काम लो। सुनो, मैंने कोई ऐसा वैसा जुर्म नहीं किया जिसकी पादाश में मुझे यहाँ तक लाया गया है। यहाँ आते ही सब यही कहते हैं। वो हंसते हंसते लोटपोट होने लगे। इतने में नंबरदार की शी की आवाज़ पे सबसे खामोशी से कतार में सीधे खड़े हो गए और अपना अपना दाल दलिया लेकर खाने लगे। तुम भी जहर मार कर लो, रिस्क से मुंह नहीं मोड़ते। अरे पगले, इस रोटी की खातिर ही तो हम मुजरिम बने हैं।
तुम्हें क्या मालूम यहाँ से बाहर की दुनिया में क्या क्या जुल्म नहीं होते। तुम क्या समझते हो हम आदी मुजरिम हैं? नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। हमें आदी मुजरिम दिन ब दिन बनाया जाएगा। चलो खा लो, जो नसीब में है वो तो खाना ही पड़ेगा। मैंने लुकमा लुकमा जो जेल का खाना मुंह में डाला तो ऐसे महसूस हुआ कि ये नवाले कह रहे हों कि हमें खा के अपने कलम से उनका उधार चुका दो। बत्ती गुल करने का हुक्म सादर हो गया और मलजगी अंधेरा में नो के कलम सफ़ात पे अपनी मेहनत करने से कासे रही। लेकिन सोचो कि हम बार में कभी कैद बाकलम के प्लाट पर हरूफ उभरते दिखाई दिए तो कभी नावल शिकार के मरकजी किरदार की कहानी दोहराने में लग गया। जुर्म और सजा का ताल्लुक गहरा होता गया। जेलों में कितने ऐसे होंगे जो बेगुनाह होते हुए भी अपने नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं, झूठी शहादतों के सताए आहनी सलाखों के पीछे दिन गुजार रहे हैं। क्या उनकी बेगुनाही साबित होने पर उनकी जेल में कटने वाली हर घड़ी को वापस किया जा सकता है? इसी एक सवाल ने पूरी शब अपनी सोचों का जाल बिछाए रखा, जो कि मकड़ी के जाल की मानंद और भी उलझता गया। रात भर की बेचैनी में नींद ना पूरी होने के सबब चक्कर से आ रहे थे कि एक साथी ने आंखें मलते पूछ लिया, क्या बात है, कहीं नशे की आदी तो नहीं हो? अगर ऐसी बात है तो बता दूं, थोड़े पैसों में नशा यहाँ तक आ जाएगा। मेरी पशेमानी और बढ़ गई। जेल में नशा फरोख्त होता है? यहाँ के कानून के मुताबिक ऐसा होना तो नहीं चाहिए। क्यों, किस सोच में पड़ गए हो? इतनी दौलत तुमने कमाई हुई है, इसमें से अपने नशे के लिए कुछ सर्व कर लो। मैं नशा नहीं करता, तो फिर और क्या करते हो? पान, निस्वार, सिगरेट? मुझ में कोई ऐसी वैसी आदत नहीं है। बस थोड़े दिनों की बात है, तुम यहाँ बहुत सी परेशानियों को भूल जाने के लिए किसी न किसी नशे का सहारा जरूर लोगे। मैं नशा नहीं करता हुआ, तंजिया फिक्रा करते हुए कंधे पे तौलिया रखे वो चला गया। लेकिन एक सवालिया निशान मेरे रूबरू रख गया, जिसका तजिया वक्त के सांचे में ढलेगा। जेल में आए मुझे 16 घंटे हो चुके थे और खबरों में बार बार मेरा तस्करा हो रहा था। मेरे ब्लॉक के सब कैदी मेरी इस कहानी को मेरे मुंह से भी सुनना चाह रहे थे, लेकिन मैं क्या बताता। जुर्म की डींग मारना भी जुर्म की झूठी परवरिश है, और ये गुनाह मैं अपने सर क्यों लूं? इसी खैंचा ताने में वो नाजुक अंदाम लड़की जिसने अपने हाथ पे ऑटोग्राफ लिए थे, एक बुजुर्ग पुरकशिश शख्सियत के मालिक के साथ मेरी खैर खैरियत दरियाफ्त करने जेल तक रसाई कर चुकी थी। आप यहाँ कैसे? आपको मिलने लंदन से आ गई हूँ। खबरें चल रही थी, अखबार की शाह सुर्खियों में आप नुमायां नजर आ रहे थे, लेकिन ये तरीका हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। आइए बाहर इस आहनी जंगले से, यहाँ आपकी जगह नहीं है। पुलिस वाले को बुजुर्ग हस्ती ने कागज और अपना शनाख्ती कार्ड दिखाया तो उसने फट से सैल्यूट मारकर दरवाजा खोल दिया। दूसरे कैदी शान तफाखरी से मुझे बाहर जाते देखते रह गए और जेल सुप्रीडेंट के दफ्तर में कदम रखते ही मैंने देखा कि वही उसकी दोनों सहेलियां भी वहां मौजूद थीं। हमें बड़ी इज्जत से दफ्तर में बिठाया गया और थोड़ी ही देर में 2 बावर्दी पुलिस वालों के हमरा उस मुजरिम को हथकड़ियां लगाए पेश किया गया जिसने प्रोग्राम में मुझसे 50 यूरोस के बैंक करेंसी नोट पर ऑटोग्राफ लिए थे। मामला अब मेरी समझ में कुछ आ गया था। तफ्तीश शुरू हुई। नादिया ने अपने बयान कलमबंद करते हुए कहा कि ये शख्स वही है जिसने 50 यूरोस पर ऑटोग्राफ लिए। ऑटोग्राफ देने से कबल मोहतरम कंपेयर ने यहाँ तक कहा कि ये बैंक करेंसी नोट यहाँ की हुकूमत का जारी करदा है, इसके बजाय आप किसी ऑटोग्राफ डायरी पर ऑटोग्राफ लीजिए। लेकिन ये मुजरमाना तौर तरीकों का मालिक बजिद रहा और ये मामला दरपेश आया। इस वक्त एक दिल पर ऑटोग्राफ लेने वाला भी वहाँ मौजूद था और आखिर में अपने दाएं हाथ पे उनके ऑटोग्राफ की दरख्वास्त की, जिसका सबूत मेरी इन दोनों सहेलियों सूफिया और जूली के सेल फोन्स में मौजूद है। ये लीजिए दोनों फोन्स और इस मुजरिम के नोट पर ऑटोग्राफ की तस्दीक आप खुद कर लीजिए।
फिंगरप्रिंट्स और खताती के माहिरीन ने इसकी तस्दीक कर दी कि ये ऑटोग्राफ एक ही हाथ के हैं। यूँ मुझे आज़ाद करके असली मुजरिम की शनाख्त पर उसके दूसरे साथियों की तलाश शुरू हो गई और मैं अपनी इस बेगुनाही को अब दुनिया भर में कैसे साबित कर सकूँगा, इसका ख्याल आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सरनगू की ये सोच रहा था कि कैमरों की चंदियाँ जाने वाली रोशनियों ने इसका जवाब भी मुहैया कर दिया। हर कोई मेरी बेगुनाही के राग लाभ रहा था और प्रिंटिंग व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी दी गई खबरों में मुझे बामे अरूज तक पहुंचाते हुए मज़ीद तफ्तीश जारी है पर दूसरी खबरों में मसरूफ़ हो गया। मेरी सारी ज़िंदगी की आज़ादी नादिया की मरहूम मिन्नत थी, जिसने कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर मेरे माथे पर लगने वाले धब्बे को साफ किया। चलें, हैं कहाँ वो बुजुर्ग और आपकी दोनों सहेलियाँ? कहाँ गए सब? अरे वो सब तो आपको गुड बाय कह के जा भी चुके हैं। मैंने तो सुना तक नहीं। आप जिस दुनिया में थे वो शराफत का ख्याल था और सब इस बात को समझते हुए कि आप इन्हीं सोचों में हैं। हम दोनों को छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं। अब आइए मेरे साथ। कहाँ? मुझे एयरपोर्ट तक अलविदा नहीं कहेंगे? मुझे वापस लंदन जाना है। हाँ, क्यों नहीं। नादिया ने एक टैक्सी वहीं से ली और पिछली सीट पर बैठकर सफ़र शुरू कर दिया। आप क्या सोच रहे हैं? अरे आप तो अच्छी खासी उर्दू बोल रही हैं और ये सब आपकी मेहरबानी है। वो कैसे? मैं आपको 7 साल से सुन रही हूँ, रेडियो टीवी मुख्तलिफ प्रोग्राम में शमूलियत करके मुझे बहुत शौक़ पैदा हुआ उर्दू सीखने का, और जब कोई किसी ज़बान को सीखना चाहे तो सीख सकता है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ उर्दू में बात कर रही हूँ। मैं टैक्सी में बैठने से पहले जेल की रासमीजी में गुम था और जो ही आपकी ज़बान से उर्दू की शीरीनी मेरी समात में रस खोलने लगी तो जेल में कटी सातों की रंजिश का इख्तिताम हुआ। अच्छा, आपको बताती चलूँ कि आपके तमाम रेडियो टीवी स्टेज ड्रामे और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की ऑडियो वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं। ऑक्सफोर्ड में मेरे साथ कई साथी बहुत प्यारे उर्दू बोलते हैं और मेरा ज़्यादातर वक्त उन्हीं के साथ गुजरता है। इनमें से कई आपके मदाह भी हैं। बेहद शुक्रिया, आपने इतनी सारी मोहब्बत का ना सिर्फ इजहार किया बल्कि मुझे नाकर्दा गुनाह के चंगल से आज़ाद करवा दिया। हाँ, याद आया, वो बुजुर्ग जो जेल में मेरे साथ थे वो मेरे डैडी हैं और आपको अदालत जाने की अब ज़रूरत नहीं है। उन्होंने तमाम मुकदमे की समाअत खुद कर ली है और सोमवार को अदालत में असल मुजरिम को ले जाया जाएगा जो कि नंबर 2 करेंसी के घिनौने जुर्म का मुर्तकिब हैं। वही कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे और आपकी बेगुनाही का परवाना अदालत आलिया से आपके घर तक पहुंच जाएगा। मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। हमें आप इस मामले में मज़ीद शर्मिंदा मत कीजिए। लोग बातों बातों में एयरपोर्ट भी आ गया, बात का पता ही नहीं चला और वैसे भी आपके साथ सफ़र करने का अलग मुकाम है। आइए एक सैंडविच हो जाए ताकि रहने दें, मुझे भूख नहीं है। जानती हूँ जेल के खाने का कुछ दिनों तक आप पर गहरा असर रहेगा, उसी को ज़ाल करने के लिए कुछ खा पी लेते हैं। अगर और कुछ खाना है तो बताइए। क्यों तकलीफ कर रही हैं और आप तकल्लुफ़ क्यों कर रहे हैं? सैंडविच के साथ कोल्ड ड्रिंक चलेगा ना? कहते हुए नादिया ने 2 सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक लेकर वेटिंग रूम के कॉर्नर सोफे पर बैठी। हल्की हल्की मुस्कुराहटों के तबादले में बातचीत शुरू हुई। बातों बातों में जूली और सोफिया की दोस्ती को बिसराती रही। वो कंप्यूटर जो हर वक्त माइक लिए दुनिया के साथ बातें करता था, आज नादिया की गुफ्तगू से तस्कीन ले रहा था। अटेंशन प्लीज ने सारे माहौल को दरहम बरहम कर दिया। ये लंदन जाने वाली फ्लाइट की आखिरी कॉल थी। नादिया ने बड़ी लजाजत से अपना बायां हाथ बड़े प्यार से आगे बढ़ाते रहे ऑटोग्राफ प्लीज कहते हुए कलम पेश किया। ये आज आप बाएं हाथ पर ऑटोग्राफ क्यों लेना चाहती हैं? इसलिए कि बाएं हाथ का राब्ता दिल से है और कलम इसलिए पेश कर रही हूँ कि ये कलम अब आपकी मलकियत होगी। मैं जो ही ऑटोग्राफ दे चुका तो उसने हंसते हंसते कहा कि जिसने दिल पर ऑटोग्राफ लिए थे कभी कभी उसे भी याद रखिएगा।
कलम का हॉल, इसमें इसे संभाल के रखिएगा। वो वेटिंग रूम से लाउंज तक जाते मुझे आखिर तक देखते भी जा रही थी और मैं उसकी बेलौस मोहब्बत का मकरूज भी था। कलम का हॉल जो उसने जाते हुए मेरे हाथ में थमाया था, उसमें कलम रखने के लिए उसे खोला ही था कि कागज़ की 2 तहों में 50 यूरोस का नोट मेरा इस्तकबाल कर रहा था। कागज़ पे तहरीर अगरचा अब मेरा मामला नहीं रहा, आपके साथ भी इसकी शराकत करता हूँ। इस 50 यूरोस के बैंक करेंसी नोट को टैक्सी ड्राइवर को देते वक्त इस पर ऑटोग्राफ देने की गलती मत कीजिएगा। मेरी आंखों में आए आंसू मुझसे संभाले ना गए। बाहर निकला तो देखता हूँ वही टैक्सी वाला हंसते हुए मुझसे कह रहा था, चलें। और मैं उसके साथ दूर ख्यालों में खोया किसी के साथ हम सफ़र था। घर तक लाने वाले टैक्सी ड्राइवर को 50 का नोट देते हुए मुझे नादिया की तहरीर याद आ गई और मैं हंसते हुए उसे अलविदा कहते हुए चल दिया। और वो कहता ही रहा, आपका बकाया, ये सब तुम्हारा है, तुम रख लो।